आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस सेक्शन पर चर्चा करेंगे वो क्लियर है कि कल जहां पर हम लोगों ने टॉपिक एंड किया था वहीं से आज हम लोग कक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग कुछ सेक्शन चर्चा कर भी चुके हैं और बाकी का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो ये टॉपिक है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें अभी तक आपने क्या क्या जान लिया है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हम क्लास से जुड़ जाएं और फिर आज आगे वहां से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो कल हमने आपको सबसे पहले ये बताया था कि एक फ्रेम बता दिया था, एक फ्लो चार्ट टाइप का बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना होता है, किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। दूसरा उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का स्रोत क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं, एक जिनको हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, और दूसरा जिन्हें हम अप्रत्यक्ष प्रमाण इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। डायरेक्ट एविडेंस में हमने 4 एविडेंस प्रमाणों पर चर्चा किया था, जिसमें एक था कि जो विश्व के विभिन्न भागों में खनन हो रहे हैं, माइनिंग हो रही है, उनसे हमें किस प्रकार की जानकारियां मिलती है और वो किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में मददगार हैं। दूसरा जो ज्वालामुखी उद्गार है और उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है वो। तीसरा जो गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना है और चौथा जो समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना है। इन चारों पॉइंट का हमने डिटेल से डिस्कशन किया था कि ये किस तरीके से अर्थ के इंटीरियर को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम इनडायरेक्ट एविडेंस पर गए थे और इनडायरेक्ट एविडेंस में हमने आपको बताया था कि एक तापमान है, तापमान में किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई थी ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है सो घनत्व, तो पृथ्वी जिन पदार्थों से निर्मित है उसका औसत घनत्व क्या है, और फिर डिफरेंट लेयर का घनत्व जो अलग अलग है। आज हमें पता चलेगा कि डिफरेंट लेयर का घनत्व कितना कहां पर है। फिर हमने आपको बताया था कि जो प्रेशर है वो कैसे इंक्रीज करता है और किस तरीके से हमें उसकी जानकारी मिलती है। प्रेशर के बाद हमने आपको एक गुरुत्वीय विसंगति के बारे में बताया था कि ग्रेविटी एनॉमली क्या होता है और ग्रेविटी एनॉमली किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमें मदद करते हैं। फिर हमने एक भूचुंबकीय सर्वेक्षण के बारे में बताया था जिसे जियोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और जियोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं और ये किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मददगार है वो। और लास्ट में हमने आपको सिस्मिक वेव के बारे में बताया था कि भूकंपीय तरंगें क्या होती है, इनसे हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी है उस पर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सिस्मिक वेव को पहले हमने दो कैटेगरी में रखा था, वन इज कॉल्ड बॉडी वेव एंड सेकेंड इज कॉल्ड सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या होता है वो हमने आपको बताया था, कहाँ उत्पन्न होता है ये बताया था, और बॉडी वेव जो दो प्रकार के होते हैं, पी तरंग और एस तरंग, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या विशेषताएं होती है वो आपको बताया था। और जो सरफेस वेव होते हैं ये किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सरफेस वेव की क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में बताया था। तो कल जिन प्रमाणों की हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसका डिस्कशन हुआ था, आज हम उन्हीं प्रमाणों के आधार पर चल रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना अंतस्थ के दशा को समझने के लिए कि कहां पर क्या चीजें हैं। तो डायरेक्ट हम जो मॉडर्न अप्रोच है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में उस पर चलेंगे। अभी कंटिन्यू 15-20 मिनट तक हम लोग क्लास करेंगे, फिर आपके पास हम आएंगे, आप अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा और फिर आप जो है सो 15-20 मिनट के बाद जब हम आपसे मुखातिब होंगे तब जो आपके प्रश्न रहेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखिएगा और फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो मूल रूप से क्या है कि इस आंतरिक संरचना में जो आधुनिक मत है, जो मॉडर्न विचार है,
इस आधुनिक मत में पृथ्वी के अंतरतम को कितने वर्ग में रखा गया, कितने लेयर में? तो 3 लेयर में। एक लेयर है इसका सबसे ऊपरी पार्ट जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे और क्रस्ट के नीचे और कोर के ऊपर का जो पार्ट है यानी मध्यवर्ती परत जो है उसको मैंटल कहते हैं। और जो सबसे निचली लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो किस तरीके से इन परतों की संरचना है, कैसे ये काम करते हैं, इन सब के बारे में हम चल रहे हैं। आप एक डायग्राम बनाएंगे ताकि हम लोग इस डायग्राम के सहारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का डिस्कशन कर सकें। तो ये धरातल हो जाएगा और धरातल से लगभग 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर, अभी हम 30 किलोमीटर मानते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से चलते हैं, ये क्रस्ट है। 30 किलोमीटर से लेके जो 2900 किलोमीटर के थिकनेस का एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैंटल कहते हैं। और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया है कोर कहते हैं। कोर भी चट्टानों के घनत्व के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। एक 5150 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी कोर कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं। और इसके नीचे का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? निचला कोर कहते हैं, लोअर कोर कहते हैं, निचला कोर कहते हैं। जो उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकल चुका है कि जो निचला कोर है वो किसकी भांति बिहेव करता है? तो निचला कोर जो है वो ठोस रूप में है। और जो आउटर कोर है वो किस रूप में है? तो भूकंपीय तरंगों के प्रमाण से हमें ये जानकारी मिली है कि आउटर कोर जो है वो द्रव अवस्था में है। फिर जो है यहाँ से 2900 किलोमीटर से लेके आप मान लो कि 700 किलोमीटर के थिकनेस का, कहीं कहीं 900 किलोमीटर भी है, लेकिन आप यहाँ मान लें 700 किलोमीटर तक का जो एरिया है 30 किलोमीटर से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो एरिया है इसको ऊपरी मैंटल कहते हैं, ऊपरी मैंटल। और 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? निचला मेंटल कहते हैं, लोअर मेंटल के नाम से ये जाना जाता है। इसी तरीके से क्रस्ट भी 2 भागों में विभाजित है। और क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, आउटर क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट। और फिर जो निचला भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निचला क्रस्ट कहते हैं। बेसिकली क्रस्ट जो 2 भागों में बटा हुआ है इसका जो डिमार्केशन लाइन है उसको हम लोग कहते हैं बोनार्ड या कोनार्ड की असंबद्धता कहते हैं। बोनार्ड की असंबद्धता से ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब इसमें कुल पार्ट क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में लगभग 200 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर भी है। इस पूरे एडजॉइनिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कहते हैं। और फिर 200 किलोमीटर से लेके जो 400 किलोमीटर के थिकनेस का एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बल मीन्स होता है कमजोर, दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर की जो चट्टाने हैं ना ये भी लगभग क्या है? अर्ध द्रव की अवस्था में है। एस्थेनोस्फीयर भी क्या है? किस तरीके से? सेमी लिक्विड के कंडीशन में है, अर्ध द्रव की अवस्था में है। और एस्थेनोस्फीयर की थिकनेस कितनी हो जाएगी? तो 200 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम आपको बता रहे हैं, ये जो है सो एस्थेनोस्फीयर का एरिया माना गया है। अब आपको ध्यान से सुनना है क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं। और क्रस्ट में क्या है पॉइंट वाइज आप समझिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से सुनिए। क्रस्ट की जो थिकनेस है या जो क्रस्ट है ये पृथ्वी की क्या है? सबसे ऊपरी लेयर है, अपर लेयर क्रस्ट है। और क्रस्ट जो ऊपरी लेयर है बेसिकली ये क्या है? ब्रिटल रॉक से बना हुआ है। हम पॉइंट वाइज लिखते हैं फिर आपको डायग्राम पर लिखेंगे। तो क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट क्या है? बेसिकली ये पृथ्वी का ऊपरी लेयर है, यानी कि सबसे ऊपरी जो लेयर है पृथ्वी का ऊपरी परत वो क्रस्ट है। क्रस्ट जो है बेसिकली ये किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो
तो क्रस्ट जो है ये क्षणभंगुर चट्टानों से बना है। ऐसे चट्टान जिनमें पल भर में टूटने की प्रवृत्ति होती है उसे हम ब्रिटल रॉक कहते हैं। क्षणभंगुर चट्टानों से बना हुआ है। रासायनिक दृष्टिकोण से इसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। रासायनिक दृष्टिकोण से क्रस्ट में किसकी प्रधानता है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। और क्रस्ट का जो औसत घनत्व है उस घनत्व को आप कह सकते हैं कि ये 2.75 से लेके 2.90 के बीच क्रस्ट का घनत्व है। कहीं कहीं कभी 2.79 से भी लिया हुआ है। इतना इसका औसत घनत्व है। और क्रस्ट जो है ये बेसिकली क्या है कि असमान मोटाई वाला है, यानी कि असमान थिकनेस है इसका, असमान मोटाई है। और क्रस्ट के लेयर की जो असमान मोटाई है, तो महासागरों के नीचे जो क्रस्ट है जिसको ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं, तो महासागरों के क्रस्ट की जो औसत थिकनेस मानी गई है वो 5 से 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, यानी मैरिन फ्लोर जो मैरिन क्रस्ट है उसकी औसत थिकनेस कितने मानी गई है, 5 से 7 किलोमीटर, कहीं कहीं 5 किलोमीटर भी। जबकि महाद्वीपों के पास जो है क्रस्ट की थिकनेस कितनी मानी गई है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर मानी गई है। और महाद्वीपों के पास जहां पर पर्वत हैं, किस प्रकार के पर्वत, तो जहां पर फोल्ड माउंटेन है वहां पर क्रस्ट की जो थिकनेस मानी गई है वो 70 किलोमीटर तक मानी गई। इस प्रकार क्रस्ट जो है वो डिफरेंट थिकनेस वाला है। महासागरों के नीचे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है, तो महासागरीय क्रस्ट की थिकनेस औसत 5 किलोमीटर, महाद्वीप के पास क्रस्ट की थिकनेस 30 किलोमीटर, और महाद्वीप पर जहां पर हिमालय जैसे वलित पर्वत हैं वहां पर क्रस्ट की थिकनेस जो है वो 70 किलोमीटर तक मानी गई है। इस डायग्राम को, इस चीज को समझने के लिए आपको एक डायग्राम इमेजिन करना होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि ये महाद्वीप है, तो इस महाद्वीपीय क्रस्ट की थिकनेस जो हो जाएगी कितनी है, ये 30 किलोमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का एरिया 30 किलोमीटर। इसके नीचे यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये मैरिन क्रस्ट है, तो ये मैरिन क्रस्ट की जो थिकनेस हो जाएगी ये हो जाएगी 5 किलोमीटर औसत। इसके ऊपर हो जाएगा महासागर, और जहां पर क्रस्ट पर हिमालय जैसे मोरदार पर्वत अवस्थित है या एंडीज या रॉकी जैसे मोरदार पर्वत अवस्थित है, वहां पर क्रस्ट की जो थिकनेस मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 70 किलोमीटर तक मानी गई है। ये जो क्रस्ट है 2 भागों में बटा हुआ है। किससे बटा हुआ है, तो बोनार्ड की असंबद्धता एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये क्या होता है ये आगे आपको बताएंगे। तो बोनार्ड की असंबद्धता से ये 2 भागों में बटा हुआ है। बोनार्ड की असंबद्धता से जो ऊपरी भाग है ये ऊपरी क्रस्ट कहलाता है, और इसके नीचे का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निचला क्रस्ट कहते हैं, लोअर क्रस्ट कहते हैं। बेसिकली पृथ्वी में हम भूगर्भ में जाते हैं तो हमें कई लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलते हैं जिन्हें हम असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। ये असंबद्धता के क्षेत्र होते क्या हैं, तो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी की 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है कि ये एक संक्रमण जोन है, यानी कि ट्रांजिशनल जोन है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर चट्टानों के घनत्व सडनली चेंज होते हैं, और चट्टानों के घनत्व चेंज होने के कारण इसकी तीसरी विशेषता होती है कि यहाँ पर सिस्मिक वेव की वेलोसिटी अचानक चेंज होती है। इन्हीं 3 आधार पर ये जो संक्रमण जोन कुछ किलोमीटर की थिकनेस वाला है, जिसकी डेंसिटी चेंज होती है सडन, और डेंसिटी चेंज होने के कारण सिस्मिक वेव की वेलोसिटी सडनली चेंज होती है। ऐसे क्षेत्र जो पृथ्वी के भूगर्भ के नीचे पहचान किए गए हैं उन्हीं को हम लोग लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और जिस वैज्ञानिक ने इसकी पहचान की है उसी के नाम पर हम इसे असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। अर्थात बोनार्ड या कोनार्ड उन्हीं के नाम पर है जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था कि अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट जो है एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी से अलग है, दैट इज कॉल्ड बोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये है, तो ये हो जाएगा क्रस्ट के बारे में, इतना आपको याद रखें। इसमें जो महासागरीय क्रस्ट है, इस महासागरीय क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है,
तो महासागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है। तो ग्रेनाइट के तुलना में बेसाल्ट यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट के तुलना में महासागरीय क्रस्ट का घनत्व अधिक होता है, अर्थात बेसाल्ट अधिक घनत्व वाला है जिससे महासागरीय क्रस्ट बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थात इसी डायग्राम में 0 से 30 किलोमीटर के बीच का थिकनेस का जो एरिया है वो क्रस्ट है। क्रस्ट दो भागों में बटा हुआ है, और किस प्रकार के कंपोजिशन का है, नेचर क्या है चट्टान का, और कहां पर किस तरीके की दशाएं हैं, वो आपने इसमें समझा है। पृथ्वी का जो दूसरा लेयर है वो कौन है? मैंटल है, जिसकी मोटाई या गहराई कहां तक है? 30 किलोमीटर से लेके 29 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्या कहला रहा है? मैंटल। तो मैंटल के बारे में एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान से सुनिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मैंटल जो है कहां से कहां तक का एरिया हो जाएगा? बेसिकली ये मैंटल जो है मोहो की असंबंधता से गुटेनबर्ग, या आप किलोमीटर में याद रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। ये 30 किलोमीटर की थिकनेस से लेके 2900 किलोमीटर की थिकनेस वाला जो एरिया है, इसको होल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मैंटल कहते हैं। ये जो मैंटल है, इस मैंटल में जो रासायनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें दो पदार्थ या दो तत्व की प्रधानता है। वो एक है सिलिका और दूसरा जो है इसमें है मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। दूसरा मैंटल जो है बेसिकली क्या है कि जैसे आपको बताया कि ये 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये दो लेयर में बटा है, और जो दो लेयर है मेंटल का उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक को कहते हैं ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल कहेंगे, और इसके नीचे का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली निचला मेंटल कहते हैं। हम बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं, आपको इजी वे में समझा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। चूंकि एनसीईआरटी की क्लासेज है तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब ऊपरी मेंटल का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो ऊपरी मेंटल का जो आपका विस्तार हो जाएगा वो 30 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर, कहीं कहीं 900 किलोमीटर का भी एरिया माना जाता है। ये ऊपरी मेंटल है। और जो निचला मेंटल है ये बेसिकली क्या है? 700 किलोमीटर से लेके जो 2900 किलोमीटर तक का एरिया है ये क्या है? निचला मेंटल है। इस ऊपरी मेंटल में अभी आपने देखा है कि इस ऊपरी मेंटल में लगभग 200 किलोमीटर की थिकनेस से लेके 400 किलोमीटर की थिकनेस का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 200 से 400 किलोमीटर की थिकनेस के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं इसको? दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनो का अर्थ होता है कमजोर। ये जो दुर्बलता मंडल है 200 से 400 किलोमीटर के बीच, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली दुर्बलता मंडल क्या है? अर्ध द्रव की अवस्था में है, सेमी लिक्विड की कंडीशन में, प्लास्टिक स्टेज में है, ना तो पूरी तरीके से ठोस है ना पूरी तरीके से द्रव है। और ये जो दुर्बलता मंडल है बेसिकली यही मैग्मा हाउस या मैग्मा चेंबर है। और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो धरातल पर जो वोल्केनिक मटेरियल आता है वो यहीं से, अर्थात दुर्बलता मंडल जो है वो वोल्केनिक इरप्शन का, वोल्केनिक मटेरियल का सोर्स है। और ये जो दुर्बलता मंडल है बेसिकली यहाँ की चट्टानें कमजोर है, द्रव अवस्था में है, इसलिए जब भूकंपीय तरंगें इस क्षेत्र में पहुंचती है तो भूकंपीय तरंगों के वेग कम हो जाते हैं, और भूकंपीय तरंगों के वेग कम होने के कारण दुर्बलता मंडल को हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी का क्षेत्र भी कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। ये है। और ये जो दुर्बलता मंडल से ऊपर का पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्थल मंडल लिखा हुआ। बेसिकली स्थल मंडल जो है धरातल से लेके और 200 किलोमीटर तक का ये जो थिकनेस का एरिया है इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। वैसे स्थल मंडल की थिकनेस वैरी करती है,
10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर के बीच स्थल मंडल की थिकनेस वैरी करती है। तो ये तो थोड़ा सा डाटा में, थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस मैच करता है, क्योंकि जब हमने क्रस्ट के थिकनेस को 30 किलोमीटर माना है तो फिर 10 किलोमीटर नहीं हो सकता है। लेकिन स्थल मंडल में शामिल कौन कौन सा एरिया है? तो स्थल मंडल में 2 एरिया शामिल है। इसमें संपूर्ण क्रस्ट शामिल है, यानी कि अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है, तो संपूर्ण क्रस्ट शामिल है। और मेंटल में यानी कि 30 किलोमीटर तक का एरिया मेंटल का है, और हमने लिया है 200 किलोमीटर तक, यानी कि अपर मेंटल में लगभग 170 किलोमीटर तक का। ऊपरी मेंटल में कौन सा एरिया हो जाएगा? तो अपर मेंटल में लगभग 170 किलोमीटर तक के थिकनेस का एरिया मिलकर और संपूर्ण क्रस्ट मिलकर जो है वो किसका निर्माण करते हैं? स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए कि यही जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, ये कई लार्जर और कई स्मॉल पीसेज में विभाजित है, कई बड़े और कई छोटे टुकड़ों में विभाजित है, जिनको हम लोग प्लेट कहते हैं। जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उस दिन इसका काम आएगा। अर्थात आवर लिथोस्फीयर इज divided into many larger and small plate, that is called tectonic plate, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्लियर है? और जैसे कि अभी आपको बताया था कि जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट का जो डेंसिटी है कहां से कहां तक? 2.75 से 2.90 तक। लेकिन जब आप मेंटल की बात करते हैं तो संपूर्ण मेंटल का जो डेंसिटी हो जाता है वो 3.1 से लेके 4.7 मान सकते हैं, या 5 तक आप मान सकते हो मेंटल का घनत्व। ये मेंटल की विशेषता है। तो मेंटल कहां से कहां तक है? रासायनिक कंपोजिशन क्या है? 2 लेयर हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। बेसिकली जो मेंटल का एरिया है ना, वो एक तरीके से उसमें आप देखेंगे कि कुछ एरिया दुर्बलता मंडल के रूप में याद रखेंगे, उसी दुर्बलता मंडल के ऊपर का जो एरिया है वो लिथोस्फीयर के रूप में, टेक्टोनिक प्लेट के रूप में बटा हुआ। फिर सभी के किलोमीटर हैं, और किस तरीके से क्रस्ट की बनावट है ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डॉट है पूछ सकते हैं आप, नहीं तो हम फिर कोर में जाएंगे। यहां तक सभी का क्लियर है? क्लियर है सभी का? कोई डाउट? नेक्स्ट एरिया है कोर। सर, सामाजिक आर्थिक संसाधन का मतलब क्या होता है? सर जी, सामाजिक आर्थिक संसाधन का अर्थ नहीं समझते हैं। सामाजिक तौर पर हम आप जो है वो एसेट, समाज की जो विचारधाराएं हैं, जो संस्थाएं होती है, अगर वो आर्थिक विकास में, समाज के विकास में सहायक है तो वो संसाधन है। आर्थिक संसाधन का अर्थ है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो खनिज है, चाहे वो पैसा है, चाहे जो भी पूंजी है, वो आर्थिक संसाधन है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रैपिटी की असंबद्धता है। रैपिटी की, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल जिससे अलग है वो रैपिटी की असंबद्धता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो तीसरा जो लेयर है पृथ्वी का वो कौन सा है? कोर है। तो कोर का जो थिकनेस है वो कहां से कहां तक का एरिया है? तो 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये क्या है? कोर है। ठीक है। ये जो कोर है इसमें रासायनिक दृष्टिकोण से मुख्य रूप से किसकी प्रधानता है? इसमें 2 तत्व की प्रधानता है, निकेल और प्लस फेरियम की प्रधानता है। फेरियम या आप लोहा कह सकते हो। फेरियम में लोहे का गुण होता है,
तो इसे गोमुख नदी कहेंगे। जो ग्लेशियर नदी आपने लिखा है ना साहिन, उसको कहेंगे गोमुख नदी, ग्लेशियर नदी को। तो निकेल और फेरियम की प्रधानता है और इसका जो औसत घनत्व है ये 5.1 से लेकर 13 तक इसका घनत्व है, यानी कि 13 तक इसका घनत्व मिलता है। और घनत्व का जो आयतन का मात्रक होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये है। अब ये जो कोर है, ये कोर भी क्या है, चट्टानों के घनत्व के आधार पर दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर का जो एरिया है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक एरिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी कोर कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं, ऊपरी कोर। और दूसरा जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निचला कोर कहते हैं, लोअर कोर के नाम से जाना जाता है, लोअर कोर के नाम से जाना जाता है। तो जो ऊपरी कोर है ये कितने से कितने थिकनेस वाला है, ये लगभग 2900 किलोमीटर से लेके आप मान के चले कि 5150 किलोमीटर तक का जो एरिया है, कहीं कहीं 4800 किलोमीटर भी लिखा रहता है, क्योंकि वो एक संक्रमण जोन है आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में। तो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर, और निचला कोर जो हो जाएगा 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर के थिकनेस का जो एरिया है ये निचला कोर है। इसमें जो आउटर कोर है ना, जैसे हमने बताया कि आउटर कोर जो है ये बेसिकली द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में। और आउटर कोर जो द्रव अवस्था में है ये किन चीजों से पुष्ट हुई है, तो ये आपको ध्यान से समझना हो। कल हमने आपको सिस्मिक वेव के बारे में बताया था। तो सिस्मिक वेव में हमने आपको बताया था कि जो ठोस जो पी तरंगे होती है वो तीनों माध्यम में गमन करती है, ठोस, द्रव और गैस में। और एस तरंग जो होता है वो केवल क्या होता है, ठोस माध्यम में गमन करते हैं, ठोस माध्यम में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब फोकस के पास से भूकंपीय तरंगे चलती है तो फोकस के पास से चलने के बाद क्या होता है कि ये पृथ्वी के गहराई में प्रवेश करती है। लेकिन जो एस तरंगे होती है जब ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाती है तो एस तरंग आउटर कोर को टच करते हुए बाहर निकल जाती है, यानी आउटर कोर में प्रवेश नहीं करते। ये एस तरंग का मार्ग हो जाएगा और ये भी इस तरफ एस तरंग का मार्ग हो जाएगा, यानी कि आउटर कोर में एस तरंग नहीं प्रवेश करता है। तो अगर एस तरंग का प्रॉपर्टी आपको पता है कि एस तरंग जो है सो बेसिकली क्या है कि एस तरंग बेसिकली ठोस में जाता है, ये द्रव और गैस में नहीं जाते। तो एस तरंग का आउटर कोर में प्रवेश ना करना, और पी तरंगे आउटर कोर में जाती है लेकिन इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम। ये पी तरंग, ये पी तरंग है। तो चूंकि हम पढ़े हैं ना कि पी तरंग का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव और उससे कम गैस में। तो पी तरंग का आउटर कोर में वेग कम हो जाना और एस तरंग का आउटर कोर में प्रवेश ना करना, इस बात का प्रमाण है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में है और आउटर कोर जो द्रव अवस्था में है, द्रव की भांति बिहेव करता है। यही जो आउटर कोर का एरिया है, इसी आउटर कोर के घूर्णन से यहां से भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, जियोमैग्नेटिज्म की। एक्चुअली जो निचला कोर है वो ठोस अवस्था में है और ऊपरी कोर जो है वो द्रव अवस्था में है। तो जब ठोस कोर के ऊपर ऊपरी द्रव कोर का घूर्णन होता है तो ये चर्निंग मोशन की तरह होता है, या इसे हम डायनामो प्रभाव कहते हैं, डायनामो इफेक्ट कहते हैं। और इस डायनामो इफेक्ट के प्रभाव से क्या होता है कि इनर कोर से जब आउटर कोर में मैग्नेटाइज खनिज प्रवेश करता है, जैसे कि फेरियम है इसमें, तो उस मैग्नेटाइज खनिज के प्रवेश करने से यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है और वो विद्युत चुंबकीय तरंग जो उत्पन्न होता है वही पृथ्वी के भूचुंबकत्व का कारण है, जियोमैग्नेटिज्म का कारण है। तो जियोमैग्नेटिज्म की उत्पत्ति जो होती है वो आउटर कोर से होती है, आउटर कोर से होती है।
और जो निचला कोर है ये बेसिकली किस अवस्था में है, तो ये ठोस की भांति बिहेव करता है। ठोस की भांति क्यों बिहेव करता है, क्योंकि जब आउटर कोर से निचला कोर में पी तरंग प्रवेश करता है तो इसकी गति सबसे अधिक यानी 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड से इसकी गति मिलती है, इससे भी अधिक गति मिल जाती है। तो जब इनर कोर में यानी कि जब आउटर कोर से इनर कोर में पी तरंगें प्रवेश करती है तो इसकी गति सर्वाधिक अंकित की जाती है, जिससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो आउटर कोर जो इनर कोर है वो ठोस की भांति व्यवहार करता है या ठोस है। एक्चुअली में अगर आउटर कोर लिक्विड के स्टेज में है तो इनर कोर को भी होना चाहिए, क्योंकि आउटर कोर के तुलना में इनर कोर के पास टेम्परेचर अधिक होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आउटर कोर ठोस की भांति बिहेव करता है तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि आउटर कोर के ऊपर जो है ना पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो मैंटल है और जो कोर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक के चट्टानों का दबाव है, यानी पूरा क्रस्ट का, संपूर्ण मैंटल का और आउटर कोर का, ये सब दबाव कहां पर देता है, लोअर कोर के ऊपर। इसके कारण लोअर कोर के ऊपर इतना एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर वो द्रव भी होगा तो ठोस की भांति बिहेव करता है, अगर वो द्रव भी होगा तो ठोस की भांति बिहेव करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब पृथ्वी में जो इस तरीके की चीजें हैं, आंतरिक संरचना पर रासायनिक कंपोजिशन, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। क्रस्ट क्या है, मैंटल क्या है, कोर क्या है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। अब चूंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं वो, यही यदि ऑफलाइन आईएएस वाली क्लास रहती है तो इसको काफी डिटेल से इलेबोरेट करके बताते हैं। अभी तक जो हमने बताया है उसमें पृथ्वी का आंतरिक संरचना में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में यदि कोई क्वेरी है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक इसी के संदर्भ में होता है जिसको हम लोग कहते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र, अर्थक्वेक शैडो जोन कहा जाता है इसे, भूकंप का छाया क्षेत्र। कैसे बनता है, क्या होता है, कहां पर बनेंगे, ये आपको जानना है। क्लियर है सभी का, कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछना है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आइए, तो भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है, अर्थक्वेक शैडो जोन। बेसिकली जो सिस्मोग्राफ होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिस्मोग्राफ होता है ये बेसिकली क्या है, भूकंपीय तरंगों का अंकन करते हैं, ठीक ना। अर्थात अगर धरातल पर कहीं पर स्टेशन पर सिस्मोग्राफ लगा हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये सिस्मोग्राफ है और इसके आसपास कहीं भूकंप होता है तो सबसे पहले इसमें पी तरंग का अंकन होगा, पी के बाद इसमें जो दूसरा तरंग का अंकन होगा वो एस का अंकन होगा, और एस के बाद लास्ट में जिस तरंग का अंकन होता है उसे हम एल तरंग कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ जो है वो क्या है, भूकंपीय तरंगों को अंकन करते हैं। तो धरातल पर वह क्षेत्र, अब आप ध्यान से सुनिएगा, धरातल पर वह क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार के भूकंपीय तरंगों को अंकित नहीं किया जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं। अर्थक्वेक शैडो जोन किसको कहेंगे, कि धरातल का वह क्षेत्र जहां पर सिस्मोग्राफ के द्वारा किसी भी प्रकार के भूकंपीय तरंगों का अंकन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं। ये अर्थक्वेक शैडो जोन जो बनते हैं बेसिकली भूकंपीय तरंगों में जो अपवर्तन की घटनाएं होती है, उस अपवर्तन के घटना के प्रभाव से अर्थक्वेक शैडो जोन का निर्माण होता है। कैसे होता है तो आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि मान लो कि ये जो है कोर का एरिया है, इनर कोर है, ये हो जाए आउटर कोर का एरिया हो जाए, ये मेंटल का एरिया हो जाए,
और ये क्रस्ट का एरिया हो जाए। तो ये आपको, चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त का मान कितना होता है 360 डिग्री। इसी के संदर्भ में आपको समझना होगा, आप ध्यान से देखिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस बनता है, और फोकस क्या होता है वो कल मैंने बताया था, और धरातल के इस जगह पर अधिकेंद्र बनता है। तो अगर हम यहाँ से इसको हाफ सेक्शन में काट लेंगे तो अधिकेंद्र से यहाँ तक का एरिया भी 180 डिग्री और अधिकेंद्र से यहाँ तक का भी 180 एरिया हो जाएगा। बेसिकली अधिकेंद्र क्या होता है, तो धरातल का वह क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। और जहां पर धरातल के नीचे पृथ्वी के किसी गहराई में भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस और अधिकेंद्र एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण से जुड़े होते हैं, 90 डिग्री के कोण से जुड़े होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस फोकस के पास से P और S तरंगे उत्पन्न होती है और चारों दिशाओं में चलेगी। तो ये जो P और S तरंगे होती है, जैसे कि इसको आप मान लें OC का अर्थ है आउटर कोर। अभी आपको बताया कि जो S तरंगे होती है वो आउटर कोर को टच करते हुए निकल जाती है, ऑप्टिक्स के नियमों का पालन करते हुए, प्रकाशिकी के नियमों का पालन करते हुए ये निकल जाते हैं। और कितने डिग्री कोण से निकलते हैं, तो या तो आप 105 को हो या 103 कह सकते हो। तो हम मान लेते हैं 105 डिग्री के कोण पर इधर भी प्रकट होते हैं और 105 डिग्री के कोण पर इधर भी। ये कौन सा तरंग है, तो ये एस तरंग है। और ये भी कौन सा तरंग हो जाएगा, तो ये एस तरंग है, एस तरंग। अर्थात इस अधिकेंद्र से लेके इस पूरे क्षेत्र में आप जहां कहीं भी खोजोगे आपको P और S दोनों ही तरंगे प्राप्त होती है, दोनों ही तरंगे प्राप्त होती है। लेकिन जो S तरंग अब इसके आगे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे आउटर कोर का एरिया आ गया है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा, यानी 105 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो इधर का एरिया है, और इधर भी जो 105 से लेके 180 डिग्री तक का एरिया है, ये पूरा क्या हो गया, अर्थक्वेक शैडो जोन। और ये किसका शैडो जोन है, तो ये एस तरंग का छाया क्षेत्र है, एस तरंग का छाया क्षेत्र। तो एस तरंग का जो छाया क्षेत्र है ना, ये धरातल के लगभग 40% भाग पर एस तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। क्योंकि अब जब वो आउटर कोर को टच करता है 2900 किलोमीटर पर, उसके बाद वो प्रकाशिकी के नियमों का पालन करते हुए, अपवर्तन के नियमों का पालन करते दोनों तरफ 105 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं। और इसके यहाँ 105 डिग्री या 103 डिग्री, इस 105 या 103 यानी इस एपिसेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 105 डिग्री और इस एपिसेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री से 180 डिग्री तक इधर और 105 डिग्री से 180 डिग्री तक इधर एस वेव आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा एस वेव का छाया क्षेत्र कहलाएगा, एस वेव का छाया क्षेत्र। क्योंकि पी तरंग तीनों माध्यम में जाता है, तो पी तरंग जब इनर मेंटल से आउटर कोर में प्रवेश तो करेगा, लेकिन जब इनर मेंटल से आउटर कोर में प्रवेश करेगा, तो चूंकि अभी आपने देखा है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है चट्टानों का घनत्व बढ़ रहा है। तो घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है कि भूकंपीय तरंगों में अपवर्तन की क्रियाएं होती है। और अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाएगी। अर्थात भूकंपीय तरंग भी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अविलंब से दूर भागेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब विरल से सघन माध्यम में आएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो चूंकि इनर मेंटल के तुलना में आउटर कोर का घनत्व अधिक है, और जब इनर मेंटल से आउटर कोर में पी तरंग प्रवेश करेगा, तो पी तरंग जब यहाँ पर प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा
झुकेगा नॉर्मल की ओर, ऐसे करके झुक के वो निकलेगा। तो ये जो पी तरंग है ना, ये प्रकट हो जाएगा लगभग 105 लिए हैं तो 145 डिग्री पर, और इधर भी आप मान लो 145 डिग्री पर ये प्रकट हो जाते हैं। कौन से? पी तरंग, और इधर भी पी तरंग। फिर चूंकि पी तरंग जो है अब वो इनर कोर में भी जाएगा, तो पी तरंग जो है अब आपको इधर पूरे क्षेत्रों में मिलेगा, इस पूरे क्षेत्र में आपको पी तरंग मिलेगा। तो पी तरंग कितने क्षेत्र में नहीं मिला आपको? पी तरंग दो एरिया है, यानी कि 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच दोनों तरफ आपको पी तरंग प्राप्त नहीं होता, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी आपको 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच आपको पी तरंग प्राप्त नहीं होता है। तो 105 से लेके 145 डिग्री के बीच इधर भी, और 105 से लेके 145 डिग्री के बीच इधर भी, ये जो एरिया होगा ये दोनों तरंग का छाया क्षेत्र, यानी कि ये P के लिए भी और S के लिए भी छाया क्षेत्र है। P के लिए और S दोनों के लिए छाया क्षेत्र है। S के लिए छाया क्षेत्र था, ये तो आपने प्रीवियस चर्चा में सुन लिया था। और 105 से 143 डिग्री के बीच का जो एरिया है ये दोनों तरंग के लिए छाया क्षेत्र है। लेकिन 145 से 180 डिग्री तक इधर फिर पूरे पी तरंग मिलेगा, और 145 से 180 डिग्री तक इधर फिर पूरे पी तरंग आपको मिलेंगे। तो इसका अर्थ है कि पी तरंग केवल 105 से 145 के बीच नहीं मिलेगा, और एस तरंग 105 से लेके 180 डिग्री इधर भी और 180 डिग्री इधर भी कहीं नहीं मिलेगा, और 145 से 180 के बीच फिर से आपको पी तरंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो 105 से 145 के बीच ओनली, एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से लेके 180 दोनों तरफ। दैट्स वाई एस तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो पी तरंग के तुलना में अधिक क्षेत्रों में है, क्योंकि पी तरंग 145 के बाद दोनों तरफ फिर से मिलना शुरू हो जाता है। तो भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है और भूकंप के छाया क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये सभी का क्लियर है? तो ये बताइए। और ये छाया क्षेत्र फिक्स नहीं होगा, बल्कि जैसे ही फोकस बदलेगा, अर्थ अधिकेंद्र बदलेगा, भूकंप का छाया क्षेत्र चेंज हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर यहां पर फोकस बनता है तो अधिकेंद्र यहां पर बनेगा, तो भूकंपीय तरंगे जो है कैसे चलेंगी? इस तरीके से चलेंगी। तो भूकंपीय तरंगे इस तरीके से, तो छाया क्षेत्र इधर बनेगा इधर, यानी कि फोकस चेंज होगा, अधिकेंद्र चेंज हो जाएगा, तो भूकंप का छाया क्षेत्र भी चेंज होगा। लेकिन भूकंपीय तरंग का जो एक तरीके से वो मार्ग होगा, जितने डिग्री पर वो निकलते हैं डिग्री वही रहेगा, डिग्री चेंज नहीं होगा। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सभी का? देखो इसमें पॉइंट वाइज आप याद रखो, पॉइंट वाइज आप याद रखो कि सबसे पहले भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है? तो धरातल का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा अंकित नहीं किया जाएगा, वो भूकंप का छाया क्षेत्र है। अब अधिकेंद्र से लेके 105 डिग्री तक दोनों तरफ P और S दोनों तरंगे मिलती है, ठीक है। तो अधिकेंद्र से लेके 105 डिग्री राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो है P और S दोनों तरंग मिलती है। लेकिन 105 डिग्री से आगे S तरंग कहीं भी नहीं मिलेगा, न लेफ्ट साइड मिलेगा न राइट साइड। तो 105 डिग्री से 180 डिग्री लेफ्ट साइड और 105 डिग्री से 180 डिग्री राइट साइड S तरंग का छाया क्षेत्र है, अर्थात धरातल के 40% भाग पर एस तरंग का छाया क्षेत्र है। पी तरंग जो है बेसिकली क्या है कि पी तरंग जब इनर मेंटल से आउटर कोर में प्रवेश करता है तो बेसिकली क्या होता है
कि वो एक तरीके से अविलंब की ओर खींचेगा प्रकाशिकी के नियम के अनुसार, यानी अधिक घनत्व की ओर आएगा। और जब अधिक घनत्व की ओर आएगा तो पी तरंग जो है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच ना तो लेफ्ट साइड मिलेगा ना राइट साइड मिलेगा। तो वो जो 105 से 145 डिग्री के बीच का एरिया होता है वो पी तरंग का छाया क्षेत्र। और पहले ही आप जान चुके हैं कि 105 से आगे एस तरंग कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का आगे का जो एरिया है वो क्या है, पी और एस दोनों तरंग का छाया क्षेत्र है। और 145 के आगे दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड फिर से पी तरंग आपको मिलेगा। और प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार पी तरंग अविलंब से भी सीधे स्ट्रेट निकल जाएगी, इसलिए ये पूरे क्षेत्र में मिलेगा। दैट्स व्हाई द अर्थक्वेक शैडो जोन इज ग्रेटर देन ऑफ एस तरंग कंपेयर टू पी वेव। तरंगे अंदर क्यों नहीं जाती है ये बताया है विशंभर जी। कौन अंदर जाएगी और कौन नहीं अंदर जाएगी ये सब बताया हुआ है। क्लियर है सभी का, कोई डाउट? अब है भूकंप। तो भूकंप में सबसे पहले भूकंप क्या है इसको हम लोग जानेंगे। फिर से इसमें हम लोग जानेंगे कि फोकस और अधिकेंद्र क्या होता है। फोकस और अधिकेंद्र, फोकस और अधिकेंद्र। फिर तीसरा इसमें हो जाएगा कुछ जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनका अर्थ हम लोग जान लेंगे, पारिभाषिक शब्द। फिर हो जाएगा भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार। और फिर हो जाएगा भूकंप का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का प्रभाव। ये इसमें सेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले भूकंप क्या है, फोकस और अधिकेंद्र क्या होता है। हालांकि फोकस और अधिकेंद्र कई बार चर्चा में आ चुका है, लेकिन फिर से अब चलेंगे। कुछ पारिभाषिक शब्द जो है उनको जानेंगे, अर्थक्वेक के टाइप्स को जानेंगे और भूकंप का जो प्रभाव होता है वो। साथ ही जो भूकंपीय तरंग होते हैं उन भूकंपीय तरंगों के क्या गुण होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं, इसलिए हम भूकंपीय तरंगों के ऊपर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझ लेना है, अंडरस्टूड रहना है कि भूकंपीय तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं भूकंप क्या होता है। आप लोगों में से बताओ कि कोई ऐसा है जिसको भूकंप का झटका महसूस होता हुआ है अब तक। भूकंप क्या है, आप लोगों में से कौन है ऐसे जिन्होंने भूकंप के झटके को महसूस किया है। तो जब भूकंप के झटके आते हैं तो कैसे आप समझते हैं। तो भूकंप जो है बेसिकली क्या है, ये धरातलीय चट्टानों में अचानक आने वाला कंपन है। क्या है ये, सडन वाइब्रेशन। सिंपल अर्थों में धरातलीय चट्टानों में क्या है, धरातलीय चट्टानों में अचानक आने वाला कंपन, अचानक शॉकवेव, अचानक आने वाला क्या है, कंपन है। और ये जो धरातलीय चट्टानों में अचानक कंपन आता है ये दो कारणों से हो सकता है। मानव जनित कारणों से भी अर्थक्वेक आ सकता है और प्राकृतिक कारणों से ये भी कंपन हो सकता है, प्राकृतिक कारणों से। तो जब मानव जनित कारणों से जब प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से धरातलीय चट्टानों में अचानक कंपन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं।
अब इसको यदि थोड़ा सा और साइंटिफिकली कर देंगे तो इसका अर्थ यह है कि भूकंप एक प्रकार का मेनली प्राकृतिक आपदा है। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है कि एक तरीके से आप देखोगे कि मानव जनित कारणों से जो भूकंप आते हैं वो यदा कदा ही विनाशकारी होते हैं। यदि एक आध टाइप्स को छोड़ दिया जाए तो मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप अधिक विनाशकारी नहीं होते। प्रायः प्राकृतिक कारणों से आने वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो अधिक विनाशकारी होते हैं। लेकिन जब हम इसे साइंटिफिकली जानते हैं तो और क्या होता है, तो भूकंप जो है एक तरीके से पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से होती है। धरातल के नीचे जिस किसी गहराई पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, या इसी को हम लोग हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। इसे भूकंप मूल, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। इस भूकंप मूल, फोकस या हाइपोसेंटर के पास क्या होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका निष्कासन होता है, और उसके निष्कासन से क्या होता है, भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है। वही भूगर्भिक तरंगें क्या होती है कि इस फोकस के पास से उत्पन्न होने वाली भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती है तो उससे धरातलीय चट्टानों में अचानक शॉकवेव उत्पन्न होता है, उससे कंपन आता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और यह भूगर्भिक तरंगें धरातलीय क्षेत्र पर यानी पृथ्वी पर धरातल पर जहां सबसे पहले पहुंचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपी सेंटर कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, अभिधि केंद्र। फोकस और अधिकेंद्र जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण से जुड़े होते हैं। तो फोकस है धरातल के नीचे कुछ गहराई में होता है, क्योंकि फोकस की गहराई के आधार पर भी अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन होता है, और अधिकेंद्र सरफेस पर है, और जब सरफेस पर आ जाएगा तो ये भूकंपीय तरंगे राउंड शेप में मूव करना शुरू करती है। भूकंप के समय सर्वाधिक विनाश होता है अधिकेंद्र के पास, और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ते जाती है विनाश का प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो भूकंप क्या है, फोकस क्या है, अधिकेंद्र क्या है, आपने जान। इसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली होते हैं, जैसे एक होता है सिस्मोग्राफ। तो अभी हमने आपको बताया कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो सिस्मोग्राफ बेसिकली भूकंप अभिलेखी यंत्र है। इससे हमें भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात जब ग्राउंड स्टेशन पर सिस्मोग्राफ लगा हो और उसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर भूकंप आ जाए तो ये सिस्मोग्राफ सबसे पहले पी तरंग को अंकित करेगा, फिर एस को करेगा, और सबसे लास्ट में एल को। तो भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसी से एक मिलता जुलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। तो लॉजी स्टडी को व्यक्त करता है। सिस्मोलॉजी का क्या अर्थ आता है कि भूकंप का अध्ययन कराने वाला जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। फिर दूसरा तीसरा क्या इसमें हो जाएगा, एक है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल है। तो जो रिक्टर स्केल होता है ये बेसिकली क्या है, भूकंप की तीव्रता मापता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है। और रिक्टर स्केल जो होता है एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, लघुगणकीय स्केल होता है। इसका अर्थ है कि रिक्टर स्केल पर क्या होगा कि प्रत्येक अगला घात अपने पिछले घात के तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और रिक्टर स्केल पर 0 से लेके 10 तक की तीव्रता वाले भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है। यानी यदि एक अंक की तीव्रता बढ़ गई तो 10 गुना अधिक भूकंप शक्तिशाली हो जाएगा। और चौथा होता है एक शब्द जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्केली स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्केली स्केल। तो ये जो मर्केली स्केल है भूकंप की तीव्रता से होने वाले डिजास्टर का मैपिंग करता है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी कि उससे होने वाले क्षति की मैपिंग है ये। और इस पर जो है ना, मर्केली स्केल पर इसकी 1 से 12 अंकों के बीच इसका मापन
होता है। तो दोनों में रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में क्या डिफरेंसेस है ये आपको ध्यान रखना था। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल को ध्यान में रखना है। अब है भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के प्रकार। तो भूकंप का जो प्रकार होता है ना, बड़े तौर पर देखोगे तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। विवर्तनिक भूकंप, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप, वोल्केनिक इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप, ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप होता है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियात भूकंप कहते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं, नियात भूकंप कहते हैं। चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्फोटक भूकंप कहते हैं, विस्फोटक भूकंप, विस्फोटक भूकंप। और पांचवा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जलाशय प्रेरित भूकंप, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जलाशय प्रेरित भूकंप, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। इसमें जो नियात भूकंप है, जो विस्फोटक भूकंप है और जो जलाशय प्रेरित भूकंप है, ये तीनों मानव जनित अर्थक्वेक है, एंथ्रोपोजेनिक कारणों से, मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि भूकंप मानवीय कारणों से भी आ सकते हैं और प्राकृतिक कारणों से। तो कोलैप्स अर्थक्वेक, विस्फोटक अर्थक्वेक यानी एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक, एंड रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक जो है वो ह्यूमन मेड है। और जो विवर्तनिक और ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप है, ये भूकंप क्या है, प्राकृतिक कारणों से आते हैं, प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप हैं। ये क्लियर है सभी का, कोई डाउट? क्लासिफिकेशन याद रहेगा सभी को, और जो कुछ पारिभाषिक शब्दावली आपको बताए हैं वो याद रहेगा। तो इसको आप समझ लो कि विवर्तनिक भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप क्या होता है, नियात भूकंप, विस्फोटक भूकंप और जलाशय प्रेरित भूकंप क्या होता है। तो विवर्तनिक भूकंप, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, बेसिकली ये दो कारणों से आते हैं। एक, या तो चट्टानों में भ्रंश पड़ने से, और जब भ्रंश लाइन के सहारे चट्टानें गति करती है तो उससे जो आने वाला भूकंप होता है उसको हम लोग विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। और दूसरे होते हैं कि जब दो प्लेट आपस में टकराए तो प्लेटों के टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में जो भूकंप आता है वो विवर्तनिक भूकंप है, चाहे वो भ्रंश लाइन के सहारे आ रहा है या फिर प्लेट के मूवमेंट से, इंडो तिब्बतन प्लेट के टकराने से आए। तो पहला ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप जो है ये भी एक प्रकार का विवर्तनिक भूकंप की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि जब केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी होता है, सेंट्रल टाइप इरप्शन, तो सेंट्रल टाइप इरप्शन ज्वालामुखी में क्या होता है ना कि मैग्मा या ज्वालामुखी पदार्थ जो है एक नलिका या पाइप के माध्यम से दुर्बलता मंडल से बाहर निकलता है, कुछ इस तरीके से। तो जब केंद्रीय उद्भेदन वाला जो ज्वालामुखी है काफी तीव्र गति से आवाज के साथ, प्रचंड आवाज के साथ प्रकट हो, तो उसके कारण क्या होता है, दोस्तों के आसपास के क्षेत्रों में बेसिकली धरातलीय चट्टानों में कंपन आ जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप कहते हैं। तो ये दोनों टेक्टोनिक अर्थक्वेक की श्रेणी में आते हैं। नियात भूकंप जो होता है बेसिकली कहां पर होता है, खनन क्षेत्र में, माइनिंग क्षेत्र में।
माइनिंग क्षेत्र में क्या होता है कि कभी कभी अत्यधिक खनन करने के कारण ऊपर की धरातलीय चट्टानें अचानक नीचे धंस जाती है, कोलैप्स कर जाती है, और ऊपर की जो छतें होती है उसके नीचे धंस जाने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जो हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, कंपन महसूस होते हैं, उसी को नियात भूकंप कहते हैं। विस्फोटक भूकंप जो होता है ये बेसिकली किसके कारण आता है, तो या तो नाभिकीय परीक्षण, परमाणु विस्फोट के दौरान, या फिर जो हम नाभिकीय टेस्ट करते हैं, परमाणु विस्फोट या नाभिकीय परीक्षण से जो आने वाले कंपन होते हैं और उससे जो भूकंप आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक भूकंप करते हैं। अर्थात जब परमाणु परीक्षण किया जाता है या फिर परमाणु विस्फोट कर दिया जाता है, तो आप अंदाज करो कि आपने जॉन अब्राहम की परमाणु मूवी देखी होगी, तो उसमें जब दिखाया गया है कि जब पोखरण परमाणु परीक्षण होता है और वो सफल विस्फोट होता है तो कितने तेज गति से सिस्मिक वेव निकलता है और किस तरीके से वो जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ता है, उससे आप उसको इमेजिन कर सकते हो। और आप इससे भी अंदाज करो कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर उतने शक्तिशाली एटम बम गिराए गए थे तो कुछ सेकंड के लिए पूरी नागासाकी और हिरोशिमा का जो एरिया होगा वो हिल गया होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब परमाणु परीक्षण और परमाणु विस्फोट किए जाते हैं तो आसपास के धरातलीय क्षेत्रों में भूमिगत विस्फोट से भी हल्का झटका, कंपन महसूस होता है, जिसको हम लोग विस्फोटक भूकंप कहते हैं। और जलाशय प्रेरित भूकंप होता है कि हम नदियों के प्रवाह को रोककर जो बांध बनाते हैं और उस बांध में जो जल होता है, तो उस बांध के नीचे की जो चट्टानें होती है अगर उस जलाशय के जलभार के प्रभाव से टूट जाता है तो उससे जो आने वाला भूकंप है उसको जलाशय प्रेरित भूकंप का। जैसे सपोज दैट ये जलाशय है और इसमें इस तरीके से इतना लेयर का जल है, जब इतना जल है तो ये जलाशय ठीक है, लेकिन यदि इसमें और जल बढ़ जाता है तो नीचे की जो चट्टानें होती है वो धीरे धीरे एक्सपेंस करके टूटती है। ये बेसिकली एच.एफ. रीड के इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी पर आधारित है। तो वो जब नीचे की चट्टानें टूटती है तो उससे जो भूकंप आता है उसी को हम लोग रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी होता है। भारत में महाराष्ट्र में कोयना भूकंप जो आया था, संभवतः कोयना जलाशय में जलभार की अधिकता के कारण आया था। हालांकि अब इसकी एक नई व्याख्या भी आ गई है। अब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो कोयना भूकंप आया था, प्रायद्वीपीय भारत में एक लाइन ऑफ फॉल्ट बन रहा है, उसी लाइन ऑफ फॉल्ट के सहारे एनर्जी के जनरेट होने और उसके मुक्त होने से कोयना अर्थक्वेक आया था। अगर दोनों ऑप्शन आप में एग्जाम में रहे तो आप दोनों को चूज करेंगे। अब तक की दोनों विचारधाराएं मान्य है। तो मानवीय क्रियाकलापों से जो आने वाले भूकंप होते हैं उसमें जलाशय प्रेरित भूकंप जो होता है वो अधिक विनाशकारी होता है। और भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो क्लियर है सभी का भूकंप वाला एरिया? कोई डॉट तो अब आप पूछ सकते हो। क्लियर है सभी का? कोई डॉट तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कल का जो टॉपिक रहेगा हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। कल का टॉपिक जो होगा वो किसके बारे में होगा? तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, गुड नाइट भी है। कल आपसे मुलाकात होगी ज्वालामुखी वाले टॉपिक में।